डोंट टेस्ट माई करेज, आई हैव वेदर्ड मैनी स्टॉर्म्स। मई 2020 जब पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी दुनिया एक स्टैंड स्टिल पे आ गई थी और हर कोई एक पेंडेमिक से जूझ रहा था। एक दूसरे से मिलने में जान का खतरा था, कहीं बाहर जाने में जान का खतरा था। आपको जरा सी देर में वो पेंडेमिक अपने चंगुल में ले सकता था और फिर मौत का पूरा चांस था। जब सब कुछ स्टैंड स्टिल पे था, कहीं एक जगह नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा के पास राजवाड़ फॉरेस्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से पाकिस्तान अपने ट्रेंड सुअरों को हमारे इलाके में भेज रहा था और हमारे कुछ लोग उस स्टॉर्म को, उस नौटंकी को ऑब्जर्व कर रहे थे, मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे थे। वो जो स्टॉर्म बिल्ड हो रहा था, वहां पे एक आदमी था जो उस स्टॉर्म की तरफ बढ़ रहा था, जिसका व्हाट्सएप स्टेटस था डोंट टेस्ट माई करेज, आई हैव वेदर्ड मैनी स्टॉर्म्स। उस आदमी का नाम था कर्नल आशुतोष शर्मा, सेना मेडल बार, कमांडिंग ऑफिसर 21 राष्ट्रीय राइफल्स। जब चारों तरफ जान का खतरा हो रहा था और जब लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे और भारत में लॉकडाउन था, उस समय एक टीम तैयार हो रही थी उस स्टॉर्म की तरफ जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं था। जब सब लोग, पूरी दुनिया पेंडेमिक से लड़ रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये कोशिश कर रहा था कि किस तरह वो अपने ट्रेंड हैवीली आर्म्ड सुअरों को भारत के अंदर धकेल दे और ऐसे में निर्दोष लोगों की और जान ले ले, जो ऑलरेडी परेशान है, जो ऑलरेडी पेंडेमिक से जूझ रहे हैं। लेकिन हमारे सैनिक, हमारे जवान, हमारी राष्ट्रीय राइफल्स तैयार थी, लड़ने के लिए तैयार थी, उनको रोकने के लिए तैयार थी और उनको पता था कि अगर वो अपने आप को दुश्मन के सामने खड़ा कर दें तो दुश्मन को अंदर आकर गड़बड़ करने से रोक सकते हैं। अप्रैल 2020 के अंदर ही लगभग 20 से 25 सुअर पाकिस्तान की तरफ से अंदर आ चुके थे और हम जानते हैं कि जब भी कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इस तरफ आने की कोशिश करता है तो उसको मदद करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई होता है इस सब कार्रवाई को करने के लिए। और इसमें बार बार जो इंट रिपोर्ट्स में नाम आ रहा था, वो नाम था हैदर। हैदर 2017 में लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके इस इलाके में आया था और राजवाड़ फॉरेस्ट की थिक वेजिटेशन, बिल्कुल कैनपी स्टाइल का जंगल, जिसके अंदर आप एक बार घुस जाओ और आपको कुछ भी ना दिखे, दिन में भी रात जैसा महसूस हो और रात में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता। ऐसे जंगल का कवर का इस्तेमाल करते हुए उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से लेके और अंदर लेके आ जाना और गाँव में, शहरों में अंदर पहुंचा देना, ये उसका हैदर का काम था। और ऐसे में 21 राष्ट्रीय राइफल्स कर्नल आशुतोष शर्मा की कमांड के अंदर इस चीज के लिए तैयार बैठी थी कि अब कुछ हो तो वो उनको मार गिराए। हैदर हाईली ट्रेंड था, हेविली आर्म था और इस इलाके में इतने समय से रह रहा था तो वो रास्ते भी पहचानने लग गया था। 1 मई 2020 को कर्नल आशुतोष शर्मा के एक कंपनी कमांडर मेजर अनुज सूद अपनी क्विक रिएक्शन टीम के साथ राजवाड़ फॉरेस्ट को स्कैन करने निकलते हैं। उनके पास कुछ इनपुट्स आ रहे थे जो बताते थे कि हैदर उस इलाके में नया एक ट्रैक आ रहा है जिसको रिसीव करने के लिए जा रहा है। वो पूरे अलर्ट पे थे, अपनी टीम के साथ वहां पे मूव कर रहे थे। लेकिन इस समय चैलेंज सिर्फ जंगल नहीं था, सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड नहीं था, रिस्क और चैलेंज ये भी था कि वहां पे बहुत सारे सिविलियंस गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के ऐसे में पहाड़ों में, जंगलों में ऊपर चले जाते हैं और वहां से मशरूम्स को तोड़ के ला रहे होते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में किसी भी कंपनी कमांडर के लिए, किसी भी फौजी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपनी ड्रिल्स इतनी साफ रखे कि कोई कोलेट्रल में सिविलियन मारा ना जाए। गोली नहीं जानती कि कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन सिविलियन है, कौन सुअर है। और ऐसे में उतना ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ जाती है। मेजर अनुज सूद अपनी क्विक रिएक्शन टीम के साथ उस जंगल को स्कैन कर रहे थे और स्कैन करते करते उनको कुछ डाउटफुल लोग दिखे। उन्होंने देखा कि ये लोग कुछ डाउटफुल लग रहे हैं, इनकी हरकतें नॉर्मल सिविलियन वाली नहीं है और गुज्जर बकरवाल वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके हथियार छुपे हुए थे तो पहचानना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन्होंने अपनी मिलिट्री ब्रिलियंस का यूज़ करा और इनको डाउट हुआ कि ये पक्का सिविलियन नहीं है और उन्होंने अपना चैलेंजिंग प्रोसीजर किया। ये दोनों सुअर सिविलियंस के बीच में थे। मेजर अनुज और उनकी टीम फायर नहीं कर सकती थी। चैलेंजिंग प्रोसीजर होने के बाद उन दोनों सुअरों ने इस टीम के ऊपर 21 आरआर की, जो मेजर सूद की कमांड में आई हुई टीम थी, उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। इनडिस्क्रिमिनेट फायर किया और वहां से भागने की कोशिश की। साथ में उन्होंने सिविलियंस को भी ले लिया। अब इस टाइम पे मेजर अनुज ने, जो तरीका होता है हमारा, उस हिसाब से अपने कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म किया। उन्होंने उनको सिचुएशन के डिटेल्स बताए
और सारा वाक्य सुनाया। सुनने के बाद कर्नल आशुतोष शर्मा ने कहा, ओह रियली? कोई ज्यादा शॉक नहीं, कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, बहुत ही बैलेंस्ड रिस्पॉन्स। इस बात से मुझे ये समझ में आता है कि जब कमांडिंग ऑफिसर इस तरह से रिएक्ट करे तो इसका मतलब ये है कि डोंट वरी, इट्स ऑल राइट, वो अभी भागा है, उसको पकड़ के हम ठोक देंगे। पर ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने सिविलियंस हर्ट नहीं होने दिए, तुमने आम नागरिकों की जान बचाई है। उन्होंने भी अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया। मेजर अनुज सूद ने भी अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया। जब ये मूवमेंट हुआ, धीरे धीरे बात और जगह फैलती है और खबरी हर जगह लग जाते हैं कि उनको ट्रैक करना है कि वो कहाँ जा रहे हैं। सारी एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती हैं, सब लोग उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। एक मिनट के लिए भी इस इंफॉर्मेशन को हल्के में नहीं लिया जाता। मेजर अनुज सूद की टीम उसको ट्रैक करने लग जाती है, परसूट में लग जाती है। परसूट चल रहा है और ये पीछा करते जा रहे हैं और ये जो आतंकी हैं वही नजदीक के गांव चंजी मुला तक पहुंचते हैं। चांजी मुला गांव तक पहुंचे और उसके बाद पता नहीं चल रहा था कि ये दोनों सुअर किधर चले गए हैं। प्रोसेस आगे बढ़ता है और ये लोग चारों तरफ अलर्ट करते हैं, लेकिन 2 तारीख को अगले ही दिन ये कंफर्म हो जाता है दोपहर के बाद कि वो दोनों सुअर चांजीमुला गांव के अंदर ही हैं। फ्रिंज के कुछ घर, जिन घरों में उसके होने की आशंका की जा सकती है। यानी कि आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जो गांव पूरा जंगल से लगा हुआ है, पहाड़ी के डाउन स्लोप पर है और उससे 1-2 मिनट की ही दूरी पे जंगल शुरू हो जाता है, थिक फॉरेस्ट। ये लास्ट का घर है जिनको फ्रिंज हाउसेस कह सकते हैं हम, और इस इलाके में वो आतंकी आके बैठे हैं। ये जो घर हैं ये पत्थरों के बने हुए घर हैं। इनके ऊपर टीन शीट्स लगी हुई हैं ऊपर और नीचे दीवारें पत्थरों की हैं जिससे गोली पार नहीं हो सकती। और ऐसे में मेजर अनुज सूद को सपोर्ट करने के लिए बाकी टीम्स भी आ जाती हैं 21 राष्ट्रीय राइफल्स की। थोड़ी देर बाद जेकेपी के एसओजी भी आ जाती है और सीआरपीएफ के लोग भी आ जाते हैं। एक आउटर कॉर्डन लगाया जाता है, पूरे गांव को कवर किया जाता है। फिर एक इनर कॉर्डन लगाया जाता है जो पास वाले इलाकों को कवर करते हैं और ये डिसाइड हो जाता है कि जो सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन या अपॉर्चुनिटी कॉन्टैक्ट होने वाला था, अब वो एक कॉर्डन इन सर्च में तब्दील हो चुका है, बदल चुका है। टैक्टिक्स चेंज हो गई है, लोकेशन चेंज हो गई है। वहां पे जहां जंगल में हर पेड़ एक कवर था, हर पेड़ एक कवर दे रहा था, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बिल्टअप टाइप एरिया हो गया या सेमी बिल्टअप जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे जो दीवारें हैं वो बड़े बड़े पत्थरों की बनी हुई हैं, यानी कि आप सीधे सीधे उसको शूट नहीं कर सकते। वो दिखेगा नहीं, वो कवर लेता रहेगा और आप उस गांव में गली से ऊपर चढ़ के जाओगे, जो संकरी गलियां हैं उनसे ऊपर जाओगे तो आप अपने आप को ओपन में रखते हो और एक बड़ा टारगेट बनते हो। ये कहानी आगे बढ़ती है, पूरा कॉर्डन स्टैब्लिश हो जाता है। कर्नल आशुतोष शर्मा भी अपने ऑफिसर, अपने जवानों का मोरल बूस्ट करने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। ये एक छोटा ही गांव है, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं भाग निकलने के। तो जितने ज्यादा रास्ते हैं वहां से भाग निकलने के, उतने ही ज्यादा आपको स्टॉप्स लगाने की जरूरत है, क्योंकि आतंकी हमेशा ये कोशिश करता है कि जैसे ही कॉर्डन स्टैब्लिश हो वहीं से तोड़ के भागने की कोशिश करे। शाम का टाइम होता जा रहा था, कॉर्डन स्टैब्लिश हो रहा था और आतंकियों ने इनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। इनको पता चल गया कि आतंकी किस घर में है। घर के लोगों की आवाजें आई। अब इनके सामने चैलेंज बहुत सारे थे। पहला चैलेंज था कि रात होने वाली है, शाम हो चुकी है, किस तरीके से ये इंश्योर करें कि एक भी आतंकी यहां से भाग ना पाए। उस हिसाब से सारे स्टॉप्स, सारा कॉर्डन लग जाना चाहिए। उसके साथ ही दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि किस तरीके से अप्रोच करें इस घर को कि सिविलियन को बचाया जा सके और आतंकियों को एलिमिनेट किया जा सके। ये दोनों सुअर अंदर बैठे हुए थे, ये अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। इनको पता था कि भाग निकलना मुश्किल है। इनको पता था कि कभी ना कभी 1 घंटे में, 2 घंटे में, रात को या अगले दिन सुबह इनको मरना ही मरना है। अब ऐसे में जो आतंकी होते हैं उनकी एक साइकोलॉजी होती है। वो जानते हैं कि वो हर तरीके से ट्रैप में फंस चुके हैं, लाइक अ कॉर्नर्ड कैट। ये उनकी हालत है और ऐसे में वो कोशिश करते हैं कि वो हमारी सेना के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर जितना मैक्सिमम नुकसान डाल सकें उतना डालें। और शायद यही कोशिश कर रहे थे हैदर और उसका एक और साथी। हैदर, जैसा मैंने आपको बताया कि 2017 से वहां पे घूम रहा था, तो लगभग 2.5-3 साल से वो उस एरिया में था, एरिया को समझता था। उसने लोगों से कॉन्टेक्ट भी बना लिए होंगे। डेफिनेटली वो मरना नहीं चाह रहा था और वो 15 बार 15 टाइम्स वो ऑपरेशंस में से जान बचा के भाग चुका था। कर्नल आशुतोष शर्मा डिटरमिन्ड थे। उनको पता था कि ये 15 बार भाग चुका है, अपने आप को घोस्ट कहता है और पकड़ में नहीं आता, लेकिन इस बार 16वीं बार उसका आखिरी बार होना है। आज वो भाग नहीं पाएगा। ही वॉज डिटरमिन्ड, ही वॉज
वेरी डिटरमिन्ड, और इसलिए वो अपने ट्रुप्स के साथ आ गए और उन्होंने बोला कि हम खुद चलेंगे, मैं खुद चलूंगा तुम्हारे साथ। कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश और लांस नायक दिनेश के साथ एक एसओजी के सब इंस्पेक्टर, ये 5 लोग उस घर की तरफ अप्रोच करते हैं। 21 आरआर ने बिल्कुल कॉर्डन सील करा हुआ है, और जैसा मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो इस प्रकार के काउंटर टेररिज्म के हर ऑपरेशन करने में सक्षम है, और वो अपने ऑपरेशन खुद से ही कंक्लूड करना चाहते हैं, खुद से ही कंप्लीट करना चाहते हैं, और यही चीज़ वहाँ हो रही थी। उसके बाद कर्नल आशुतोष अपने बाकी साथियों के साथ ऊपर मूव करते हैं उस घर की तरफ। जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि चैलेंज पहला था कि सिविलियंस को वहाँ से बचा के निकालना है। वो हमारे देश के नागरिक हैं, वो हमारे अपने लोग हैं, हमें कोशिश करनी है कि ऑपरेशन में उनकी कोई नुकसान ना हो। जब ये सूअर जंगल से निकल के गाँव में आ जाते हैं, रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, तो ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बन जाता, ये एक मॉरल ऑपरेशन भी बन जाता है कि एज अ कमांडिंग ऑफिसर, एज अ मिलिट्री लीडर आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अभी ये सारे ऑपरेशन हमारे देश में हमारी ज़मीन पे हो रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, एक मॉरल जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सिविलियंस की जान बचाएं, ये इंश्योर करें कि बहुत कम या एक भी नहीं सिविलियन मारा जाए। और यही चैलेंज से 21 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम भी जूझ रही होगी। ये आगे उस घर की तरफ बढ़ने लगे, पतली सी नैरो एक गली जो थोड़े ऊपर चढ़ती हुई, और सामने घर जिससे सिविलियंस की आवाज़ आई है वहाँ तक पहुँचना है। कर्नल आशुतोष अपने लोगों के साथ आगे बढ़े, और जैसे वो घर के पास पहुंचने वाले थे, आतंकियों की तरफ से फायर आना शुरू हो गया। फायर आया और बहुत इनडिस्क्रिमिनेट फायर आया। इन्होंने फायर बैक करा, वापस से फायरिंग करी, लेकिन वो आतंकी जो थे वो पत्थरों के पीछे थे, तो एक तरीके का संगड़ बन गया था, और उसकी वजह से उनको हर्ट नहीं हो पा रहा था, उनको गोली नहीं लग पा रही थी। ये उनको टारगेटेड फायरिंग नहीं कर पा रहे थे, एम्ड फायर नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, वी विल हैव टू डू समथिंग एल्स। फिर उन्होंने वापस अपनी टीम के साथ लौटे और दूसरी तरफ से रास्ता लेने की कोशिश की। जब दूसरी तरफ से उन्होंने रास्ता लिया तो उस टाइम फिर से इन सुअरों ने उनके ऊपर फायर करा, यानी कि वो मूव कर रहे थे, यानी कि वो ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि हमारी फौज कहाँ से मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज और बाकी लोग ये अंदर उस घर की तरफ पहुंचे, और इन्होंने सिविलियंस को 11 सिविलियंस को वहां से रेस्क्यू कराया। एक एक करके सिविलियंस को लाया गया, ये इंश्योर करते हुए कि किसी भी सिविलियन को गोली ना लग जाए, किसी भी सिविलियन की जान न चली जाए, और ये उन्होंने बखूबी कंप्लीट करा। उसके बाद उन्होंने वर्टिकल एनवलप मेथड से, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप डाउन वे में उन्होंने करने की कोशिश की इस ऑपरेशन को। वहां जब पास पहुंच गए और जब इन्होंने ये लोकेट कर लिया कि इनके ऊपर फायर कहाँ से आ रहा है, जो कई बार बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि कभी कभी ऑपरेशंस में ऐसा होता है कि जब इनिशियल फायर आता है, हम चल के जा रहे हैं या हम कहीं कॉर्डन में हैं और हमारे ऊपर फायर आता है, तो कई बार ये समझ ही नहीं आता कि फायर एक्चुअली आया किस डायरेक्शन से है। कभी कभी ये भी नहीं समझ आता, अगर किसी की इंजरी ना हुई हो तो ये भी समझ नहीं आता कि गोली एक्चुअली गई कहाँ से है। आप बस आवाज़ सुनते हो, कई बार आप गोली देख नहीं पाते, आपको पता नहीं चलता कि गोली निकली कहाँ से है, सिर्फ आवाज़ आती है, और उस आवाज़ से आप जज करते हो कि गोली कहाँ से आई होगी। और फिर बाकी मेथड्स हैं जो अभी इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको ये आइडिया लगा कि वो जो घर है उसकी बनावट कुछ इस तरीके से है कि एक तरफ को घर बना हुआ है मेन, उस घर की 2 फ्लोर्स हैं, और दूसरी साइड में एक काउ शेड है। काउ शेड जिसकी दीवारें बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई हैं, और अंदर मवेशी, भेड़ बकरियां, गाय रखी जाती हैं, और वहां पे ये आतंकी छुपे हुए हैं। इनको मारने के लिए जो सही तरीका लगा वो ये था कि कर्नल आशुतोष अपनी टीम के साथ ऊपर की तरफ चढ़ जाएं, और वहां से ऊपर से नीचे की तरफ इस काउ शेड में इनके ऊपर एम्ड फायर करें। बस यहाँ पे रिस्क एक था, रिस्क ये था कि जब आप ऊपर चढ़ के जाएंगे उस समय आप बिल्कुल फायर में आ जाते हैं, जो कि बहुत डेंजरस हो सकता है। ये सब सोचते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा और उनकी टीम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते रहे, आतंकी उन पर फायर करते रहे, वो फायर से बचते हुए, फायर एंड मूव करते हुए, रिटर्न फायर करते हुए आगे एडवांस करते रहे, बहुत नज़दीक तक। उसके बाद वहाँ पे भीषण फायर एक्सचेंज होता है। सिविलियंस निकल चुके हैं, अब सिर्फ फौजी और दुश्मन, और यहाँ पे कंटिन्यूअस फायर फाइट चलता है। पहले एक आतंकी को उसमें से मार गिराया जाता है, वो वहाँ गिर जाता है, ढेर हो जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी तैयार बैठा है,
और तब रियलाइज़ होता है कि वो जो फायर आ रहा था दुश्मन की तरफ से, उसमें कर्नल आशुतोष शर्मा की टीम के 2 लोगों की गोलियाँ लग चुकी हैं, कर्नल आशुतोष शर्मा के गोली लग चुकी है। लेकिन ये बात बाहर किसी को नहीं पता। ये बात सिर्फ़ टीम जानती है। ये बात सिर्फ़ स्पेकुलेटिव है। क्योंकि उसके बाद काफ़ी देर तक फायर फाइट होती रही। रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, कॉर्डन बिल्कुल टाइट हो चुका था और अंदर से बाहर के स्टॉप्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। और ऐसे में ये डिसाइड किया गया कि उनकी नेबरिंग बटालियन 15 राष्ट्रीय राइफल्स को बोला जाए कि आप आओ और देखो क्या सिचुएशन है। 15 आरआर की टीम्स आ जाती हैं, कॉर्डन को और स्ट्रेंथन कर देते हैं, टीम्स को रेडी कर दिया जाता है कि अब कौन अंदर जाके क्लियरेंस करेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुश्किल और सबसे बड़ा चैलेंज ये आ जाता है कि आपकी अपनी एक टीम अंदर है जिससे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। जो सुअर आए थे, जो वहाँ छुपे हुए थे, वो अच्छी पोजीशन में बैठे हुए थे और जो टीम अप्रोच कर रही थी, अंदर क्लियर करने के लिए जा रही थी, कर्नल आशुतोष शर्मा की कमांड में, वो बिल्कुल फायर में आ रही थी सामने। और ऐसे में बड़ा मुश्किल था ये जानना कि हम टीम भेजें तो कहीं हम अपनी ही पहले से एग्जिस्टिंग जो टीम है उसका नुकसान ना कर बैठे। वहां पे थोड़ी देर के लिए पॉज लिया गया, ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कि सिचुएशन तो पता चले कैसे है। काफ़ी ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई और ऐसे में जब मुश्किल आती हुई दिखी तो 9 पैरा की एक टीम को बुलाया गया। 9 पैरा की टीम जब तक आई तब तक बहुत रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और अंदर से कोई मैसेज नहीं आ रहा था। कर्नल आशुतोष शर्मा को मोबाइल पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, रेडियो सेट पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। 9 पैरा की टीम ने ऊपर इन्फॉर्म करा। उन्होंने कहा कि इस टाइम पे इंटरवेंशन करना सही नहीं होगा। टोटल डार्क हो चुका है, अंधेरा है, फॉग है, बारिश है, कुछ समझ नहीं आ रहा और गलती होने के, नुकसान होने के बहुत चांसेस हैं। अंदर की टीम से भी कोई कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा है। ऐसे में उनको रात को रोक दिया गया। फर्स्ट लाइट पे वापस से सर्च शुरू की गई। 9 पैरा की टीम, 15 आरआर की टीम, इन्होंने अंदर एंटर करना शुरू किया। उस इलाके में पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहीं काऊ शेड के पास 2 आतंकवादियों की स्लेन बॉडीज पड़ी हुई हैं। लेकिन वहीं पे पास में 5 बॉडीज और थी जो हमारी थी। कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और सब इंस्पेक्टर काजी। इस ऑपरेशन में 2 दुश्मन तो मारे गए, लेकिन हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए। उसके बाद में बड़ी सारी चर्चाएं आई कि इस ऑपरेशन में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अपने ओपिनियंस दिए। मैंने भी ये कहानी सुनी, मैंने भी ये कहानी समझी और मैंने ये सोचा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसा सबसे पहला सवाल आया कि क्या कर्नल आशुतोष शर्मा को, एक कमांडिंग ऑफिसर को, उस ऑपरेशन को लीड करना चाहिए था। देखिए, इंडियन आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर का ऑपरेशन को लीड करना, ऑपरेशन में सबसे आगे जाना कोई नई बात नहीं है। हमने बहुत सारी जगह पे देखा है जहाँ पे कुछ कमांडिंग ऑफिसर्स ने अपनी जान भी गंवाई। मैं खुद ऐसे ऑपरेशंस में रहा हूँ जहाँ पे मेरे कमांडिंग ऑफिसर मेरे साथ गए हैं, वो भी उसमें इनर कॉर्डन में साथ में बैठे हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, क्योंकि जब इतने क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं तो ऐसे में कमांडिंग ऑफिसर अपने आप को अपने जवानों से, अपने ऑफिसर से दूर नहीं रख पाता और इसीलिए इंडियन आर्मी को एक ऑफिसर लेड आर्मी कहा जाता है कि जहाँ भी कोई क्रिटिकल ऑपरेशन होगा, जहाँ भी कोई सेंसिटिव लेवल का ऑपरेशन होगा, वहाँ पे ऑफिसर ही लीड करता है और कमांडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है अपने सारे जवानों की। तो ऐसे में अगर कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पे जाते हैं तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, कम से कम इंडियन आर्मी में तो नहीं है। दूसरी बात आती है कि जब शाम होने वाली थी, हमें पता था कि वो सुअर कहाँ पे आके बैठे हैं। हम वो जनरली एरिया जानते थे, कॉर्डन स्टैब्लिश कर चुके थे। हमें पता था कि उसने भागने की कोशिश करनी है, जो वो कर रहा था और वो विफल हो चुकी थी। उसके बाद उसी टाइम पे कर्नल आशुतोष शर्मा को अपनी टीम के साथ अंदर घुसने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। जब ये सुअर वहां पे पहुंचे, इन्होंने हॉस्टेज लिए हुए थे। वहां पे सिविलियंस थे, लेडीज थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जिनकी जान बचाना भी हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये हमारे ही अपने देश के लोग थे। इनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी था, कोलेटरल्स को मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी था और ये भी कमांडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब कमांडिंग ऑफिसर वहाँ खुद आ गए तो उस ऑपरेशन के लीडर, उस ऑपरेशन के कैप्टन वही हैं। इसलिए
वो सिविलियंस की जान बचाई जा सके जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब तक सिविलियंस बाहर नहीं आएंगे आप एक प्रॉपर ऑपरेशन खुले हाथ का लॉन्च कर ही नहीं सकते। तो उस समय ये क्रिटिकल हो जाता है कि सिविलियंस को रेस्क्यू करा जाए, और शायद इसीलिए कल आशुतोष शर्मा ने अपनी टीम को लेके अंदर मूव करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब उन्होंने सोचा कि वर्टिकल एनवलपमेंट की टेक्निक से वो उसको एड्रेस करेंगे उस टाइम पे, उस डिसीजन को मैं सही मानता हूं। मुझे लगता है कि इसमें कोई खराबी नहीं है। वो जब उस इलाके में जा रहे थे तो आपको जहां पे दुश्मन है, जहां से दुश्मन इफेक्टिव फायर डाल रहा है हमारे ट्रुप्स के ऊपर, आपको उसको डोमिनेट करना पड़ेगा। तो जब आप बगल में घर में ऊपर चढ़ जाते हैं सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे, और वहां से जब आप फायर डालते हैं तो ये उसको पिन डाउन करने का एक अच्छा मेथड हो सकता है, और इसमें सक्सेस चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी यहां पे बात एक समझना बहुत जरूरी है कि ये एक बहुत ही क्लोज क्वार्टर की लड़ाई थी, जिसको सीक्यूबी कह सकते हैं। यानी कि आप इतने क्लोज में हैं कि आपके जो एक्शंस और रिएक्शंस होने चाहिए वो मिली सेकेंड्स में फास्ट होने चाहिए। विद इन मिली सेकेंड्स आप उनको रिएक्ट करो और न्यूट्रलाइज करो। हालांकि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन यहीं पे आपकी बोल्डनेस काम आती है। रिस्क लेना पड़ता है जब देश को सुरक्षित रखना होता है। और वर्टिकल एनवलपमेंट मेथड यूज करने के लिए यह जरूरी था कि वो पहले वहां पे अप्रोच करें। जो दुश्मन थे वो शातिर थे, जो दुश्मन थे वो वेरी 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 वेल ट्रेन्ड थे। वो चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे और फायर डाल रहे थे। साथ ही जो ये दुश्मन थे, ये अंदर जहां पे काउ शेड में अंदर थे, वहां पे पूरा शेल्टर इनको हो रहा था, एक संगड़ की तरह बना हुआ था। यानी कि हमारी गोलियां तो उनको हर्ट कर ही नहीं पा रही हैं, लेकिन उनके पास ही एडवांटेज है। और ऐसे में हमेशा जो अंदर है, जो डिफेंडेड है, उसको एडवांटेज होता है। और जो टीम अंदर जा रही है क्लियरेंस करने के लिए, वो टीम पूरा एक बड़ा टारगेट बनी होती है। तो उनके लिए एक्चुअल में हमेशा ही वहां पे रिस्क का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, और जान जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसे में जो सुअर बैठा है वो पूरी तैयारी के साथ बैठा है। उसको पता है कि देयर इज नो एस्केप, वो फंस चुका है। उसको पता है कि ही कैन नॉट सरेंडर, क्योंकि एक बार जब कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो गया, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि एक बार जब कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हो गया, एक बार जब हमारे ऊपर गोली चला दी, उसके बाद सरेंडर क्यों सरेंडर, ये वो भी जानता है। और इसीलिए वो कोशिश करता है कि जितनी मैक्सिमम वो डैमेज हमारे ऊपर कर सके वो करे। और यही उसने किया, ग्रेनेड्स यूज किए, फायर करा, ये सब कुछ किया। और मैं आपको बता देता हूं कि जब एक टीम चल के जा रही है, उसके पास एक ग्रेनेड फट जाए, वो सबकी जान लेने के लिए काफी होता है। तो ऐसे में उसको कोई ब्रिलियंट होने की जरूरत नहीं है, बस हमारे अनलकी होने से ही काम हो जाता है, जो कि शायद इस ऑपरेशन में हुआ भी। कर्नल आशुतोष शर्मा और उनके साथी इस समय शायद एक बैड लक का, एक रॉन्ग टाइम रॉन्ग प्लेस का शिकार हो गए, और दुश्मन के थोड़ी सी चालाकी या थोड़ी सी उसकी किस्मत वहां पे काम कर गई। लेकिन यहां पे देखने वाली बात यह भी है कि ये सब होने के बावजूद वहां पे हमारे सोल्जर्स के पास में 2 दुश्मनों की भी बॉडीज मिली। यानी कि हमारी टीम ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ा और दुश्मन को मार गिराया, ये इस बात की फिक्र ना करते हुए कि उनकी अपनी जान भी जा रही है। इस ऑपरेशन का आउटकम क्या था? इस ऑपरेशन का आउटकम था 15 बार बचने वाला हैदर, अपने आप को घोस्ट कहने वाला हैदर मारा जा चुका था। जो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जो नई सुअरों की टीम आनी थी, उसका रिसेप्शन पार्टी न्यूट्रलाइज कर दी गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि उनके द्वारा बनाए गए 10 सिविलियन हॉस्टेजेस को बचाया जा सका। ये कश्मीर के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की इक्वेशन है। यह कोई बॉलीवुड नहीं है, यहाँ कोई नाच गाना नहीं है, यहाँ कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। यहाँ पे बारिश है, यहाँ पे फॉग है, यहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे खून है। ऑपरेशन चांजीमुला एक एग्जाम्पल था ये बताने का कि लॉकडाउन सिर्फ शहरों में था, लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं, जंगलों में नहीं, कश्मीर में नहीं था। और फौजियों के लिए इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। दुश्मन की आती हुई गोलियां, दुश्मन के गिरते हुए फटते हुए ग्रेनेड्स, वो ये नहीं देख रहे थे कि पेंडेमिक फैला हुआ है। वैसे ही पूरी दुनिया अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। फौजी के लिए इसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं था। और ये इस बात का भी रिमाइंडर था कि भारत को, हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए बलिदान उस समय भी चल रहा था
जब हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोग थे जो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल रहे थे। ऐसे वीरों को मेरा सैल्यूट। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, उसे लाइक करना, और ऐसी और ढेर सारी कहानियों के लिए, कुछ नामी कुछ बेनामी कहानियों के लिए जुड़े रहो मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।